ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हैं, आरएसएस के विचारक, उनसे हमारी बातचीत होगी। शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं नवल शर्मा जी, उनसे हमारी बातचीत होगी। और हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उससे हमारे साथ दानिश रिजवान साहब मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और संबित पात्रा जी, सवाल सबसे पहले आपसे ही, चूंकि बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठने लगी है इस हार को लेकर, और उसमें तमाम नाम है, चाहे चंदन मित्रा साहब का बयान हो, शत्रुघ्न सिन्हा तो लगातार हमलावर हैं ही, आरके सिंह हैं, इसके अलावा हुकुमदेव नारायण यादव का जो बयान आ चुका है, ये आपके घर में ही जो आग लगती है अब नजर आ रही है, इसको कैसे बुझाइएगा? नहीं, आप इसको आग कह रहे हैं। देखिए, आज इसमें कोई दो मत नहीं है कि हार हुई है, बुरी हार हुई है। और राजनीतिक जीवन में ऐसा वक्त आता है जब आप लगातार जीत रहे हो और हारते भी हैं, तो ऐसे में मैं हमेशा कहता हूं, तपस्वी का मुद्रा उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। आत्मचिंतन करने के लिए शांत तो होने की आवश्यकता है। हाँ, अगर चार बर्तन भी घर में रहते हैं तो आवाज होती है। ये तो देश का, विदेश का, पूरा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे में अगर चार एक आवाज सुनाई देती है तो आप मान के चलिए कि पार्टी में लोकतंत्र है। अगर कोई विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं आपकी पार्टी में डिक्टेटरशिप है। संबित पात्रा जी, क्या इसी लोकतंत्र का हिस्सा है कैलाश विजयवर्गीय का बयान? वो बयान भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। जो बातें कही गई हैं, जो कुत्ते से तुलना शत्रुघ्न सिन्हा की कर दी गई, ये कहा गया कि एक गाड़ी चलती है तो कुत्ता भी नीचे आ जाता है, उसे लगता है गाड़ी उसके भरोसे चल रही है। ये क्या लोकतंत्र के अंतर्गत ये सब बयान दिया गया, आंतरिक लोकतंत्र में? नहीं, देखिए, जहां तक बयान का सवाल है, हाँ। मैं कैलाश जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और बहुत ही मृदुभाषी और बहुत मधुर और धीरे धीरे बोलते हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुत्ते शब्द का प्रयोग किसी मनुष्य के लिए किया है। उन्होंने एक आइडिया को समझाने के लिए, मुझे लगता है, थोड़ा गलत उदाहरण दिया। कुत्ता ही क्यों याद आता है नेताओं को? ये नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे लगता है कुत्ता शब्द थोड़ा डेंजरस हो गया है, इसका प्रयोग नहीं किया जाए तो बेहतर रहेगा। और भी तरीकों से समझाया जा सकता है, मगर मैं कह सकता हूं किसी मनुष्य की तुलना कोई भाजपा का कार्यकर्ता कभी किसी पशु से नहीं करता है। ऐसी शिक्षा हमें कभी नहीं दी। मैं इसी पे एक टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा, शकील जी, क्या वजह है ये बार बार कुत्ते से क्यों तुलना कर दी जाती है? शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, लोग अपने बड़ों से सीखते हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष धर्म के लोगों की तुलना उससे की थी। बिल्कुल नहीं की थी। उसके बाद अभी जो वीके सिंह जी हैं, वीके सिंह जी हैं, उन्होंने, फिर आप झूठ बोलिएगा तो मैं आपसे इतनी ऐसी बात करूंगा कि आप बोल नहीं पाइएगा। वो तो पता है कि आप बीमारी का इलाज करा लीजिए। जानता हूं आप हमारा क्या कर सकते हैं, बोलिए। अपनी बीमारी का इलाज करा लीजिए। हम बीमार नहीं है, मैं बोलता हूं और आप बोलिएगा तो मैं आपको क्या करता हूं वो बताता हूं। नहीं सर, धमकाइए मत, हम ऐसे डरे हुए हैं आपसे इतना। आपकी आदत खराब है। आप अपनी आदत से बाज आ जाइए। ऐसे डराइए, मैं बहुत डरा हुआ हूँ ऑलरेडी, फिर भी डरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लोकसभा चुनाव के समय में, अभी वीके सिंह ने जो दलित बच्चों की हत्या हुई थी हरियाणा में, उस समय कहा कि कुत्ते के बच्चे पे ढेला फेंक देगा तो आप उसको सरकार पर इल्जाम देंगे। और आज शत्रुघ्न सिन्हा जी को, हालांकि वो उनकी पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन मैं इसको पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं मानता। ये असभ्यता की भाषा है और इससे सबों को बचना चाहिए। और राजनेता खास करके जिनको लोग अच्छी नजर से देखते हैं, जिनको लोग आदर सम्मान करते हैं, उनको इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी सभ्य व्यक्ति को नहीं करना संबित चाहिए। पात्रा जी कह रहे हैं कि ये दरअसल आंतरिक लोकतंत्र है। होती है। मैंने कहा कुत्ता शब्द थोड़ी कहा मैंने। नहीं, संबित आपने कहा जो चार शब्द आ रहे हैं, मैंने कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है। मैंने कहा ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये संबित पात्रा जी, आप लोगों को इस बात का क्यों नहीं एहसास हो रहा है? मैं बाकी नेताओं के पास भी जाऊंगा। शकील जी, एक मिनट। ये जो इस तरह के बयान लगातार दिए गए, आपकी पार्टी में इतने बयान बहादुर अचानक से सामने आ गए, वो एक बड़ी वजह रही हार के पीछे अभी भी, लेकिन इसको आप लोग समझने को राजी नहीं है और अभी भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है। पहले दूसरी पार्टी के नेताओं की ये बातें आप लोग कह रहे थे, अब अपनी पार्टी के नेता को कह रहे हैं। देखिए, दो चीज, जहां तक ये जो कुत्ते वाला बयान है, मैं आपको बार बार मैं कहा हूं कि सरस्वती है, भाषा सरस्वती होती है, कभी भी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे अब राजनीति में हो चाहे राजनीति में नहीं हो। देखिए, कांग्रेस ने भी बहुत खराब शब्दों का प्रयोग किया। भुखलाई हुई चूहे हमें कहा गया, और सारे पशु, जितने पृथ्वी में पशु हैं, उन पशुओं का नाम तो प्रधानमंत्री से जोड़ा गया। आपको खुद पता है, इसे मैं बता भी नहीं सकता हूं। तो उनको भी खराब उसका नतीजा मिला है। तो कभी भी तुलना इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और
मुझे लगता है कैलाश और ये विजयवर्गीय जी ने तुलना उस तब मन से खत्म नहीं होगी, किया सर, जब सिर्फ आप कहते रहेंगे, गुजारिश करते रहेंगे, उससे तुलना तो खत्म होगी नहीं। उन्होंने उस और मन से कार्रवाई नहीं जब तक आप करेंगे नहीं, आपको लगता है कि ये चीजें खत्म होने जा रही हैं? नहीं, देखिए, आप लोग कह तो देते हैं, बैठक भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई बयान दे दिया जाता है। नहीं, देखिए, जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी का सवाल है, मैं जानता हूं मृदुभाषी व्यक्ति हैं, उनका तात्पर्य उसी बिल्कुल मृदुता में शाहरुख खान को पाकिस्तान भेजने लगे थे वो। नहीं, देखिए, उन्होंने उस देशद्रोही बता दिया ट्वीट को वापस लिया है, उस ट्वीट से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है। चलिए ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी इसी पर संबित पात्रा जी आपसे ही। आपको अभी भी नहीं लगता है कि ये बयान भारी पड़े हैं आपको? चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे साक्षी महाराज हो, या बाकी जितने भी नेता थे, इस फेहरिस्त में कई नाम आते हैं। देखिए, जब हार होती है तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज नन। तो आपको सब कुछ लगेगा कि सबके कारण हार हुई है। एक कारण से हार नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, अरुण जी ने भी आज बताया। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि हम सबको, चाहे हम राजनीति में हो, चाहे हम किसी भी जीवन में हो, भाषा को तोल मोल कर बोलना चाहिए। ठीक है, राकेश सिन्हा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दानिश रिजवान जी से मेरा एक सवाल है। चूंकि आप हम के प्रवक्ता हैं और एक बयान आपके नेता ने दिया है, जीतन राम मांझी ने, हार की समीक्षा करते हुए उन्होंने ये कहा कि इस हार के लिए संघ भी जिम्मेदार है। क्यों लगता है साहब को? देखिए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि हार के लिए संघ जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था उसके बारे में उन्होंने उसका जिक्र किया है कि उससे कहीं ना कहीं से नुकसान हुआ है, और उस बयान को कहीं ना कहीं से हम लोग जनता के बीच में अच्छे से नहीं रख पाए कि वो बोलना क्या चाह रहे थे। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की बातचीत कही है उन्होंने। लेकिन देखिए, हार हुई है, इस चीज को हम मानते हैं, बड़ी हार हुई, इस चीज को भी मानते हैं, लेकिन जीत नीतीश कुमार जी की भी नहीं हुई है। 114 विधायक वाले नीतीश कुमार जी आज 71 विधायक पर आकर सिमट गए हैं। तो हार हमारी भी हुई है, नीतीश कुमार जी की भी हुई है। ये बड़ा हास्यास्पद है। एक साथ मिलकर हम तमाम दानिश, आपका ये बयान बड़ा हास्यास्पद है, माफ कीजिएगा मुझे। नीतीश कुमार उस महागठबंधन के चेहरे थे। अब आप ये नहीं कह सकते नीतीश कुमार की हार हुई है, ये बम्पर जीत है। ये जो जीत है ऐतिहासिक जीत है, इसको आप कैसे कह सकते हैं नीतीश कुमार की हार? ये बड़ा हास्यास्पद बयान दे रहे हैं आप दानिश। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, सुने अखिलेश जी, कोई सी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में सत्ता में है और 114 विधायकों वाली पार्टी है, और जब बिहार विधानसभा चुनाव में जाती है, डेवलपमेंट की बातचीत करती है और 71 सीटों पर सिमट जाती है, और जो पार्टी पूरे चुनाव को जातिगत मॉब में बांटने की कोशिश करती है, उनके दूसरे एलाई जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो 80 सीट लाते हैं, तो क्या माना जाए कि बिहार ने डेवलपमेंट को चुना है या फिर जातिवाद को चुना है? सोशल इंजीनियरिंग की जो बिसात है ना दानिश, सोशल इंजीनियरिंग की जो बिसात है वो आप लोगों ने भी बिछाई थी। अलग मसला है कि अब अरुण जेटली कह रहे हैं कि हम महागठबंधन का गणित नहीं समझ पाए। अब क्यों नहीं समझ पाए, इसको लेकर उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, या फिर टीम अमित शाह को इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन राकेश सिन्हा जी, एक बात जो हर तरफ से सामने आ रही है, दानिश एक मिनट, राकेश जी को मुझे अब चर्चा में शामिल करने दीजिए। एक बात जो हर तरफ से आ रही है, जीतन राम मांझी ने भी इस तरफ इशारा किया, बीजेपी के नेता भी ये बात कह रहे हैं, सांसद हैं हुकुमदेव नारायण यादव, वो भी कह रहे हैं कि जो बयान दिया मोहन भागवत ने, उन्हें वो बयान नहीं देना चाहिए था। हार के पीछे एक बड़ी वजह है, ये चूक हुई आरएसएस से। देखिए, उससे पहले मैं एक प्रति प्रश्न करूंगा। यदि मोहन जी का यह साक्षात्कार का अंश नहीं आता और इस पे बहस नहीं होती, तो क्या कांग्रेस जेडी आरजेडी का जो गठबंधन है वो चुनाव हार जाती, या कितनी सीटें कम आती और इस भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कितनी सीटें अधिक आती, इसका फैसला कर लीजिए। यदि मोहन जी का बयान नहीं आता तो बता दीजिए बीजेपी की 50 सीटें ज्यादा आ जाती, ऐसा होता क्या? शकील अहमद कम हो जाती। देखिए, देखिए, मैं पूरा कर लूं पहले, उसका शकील जी आए। शकील जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत चिंतनशील व्यक्ति हैं, मैं पूरा कर लूं। अखिलेश जी, मैं पूरा कर लूं अपनी बात। बोलिए बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आरएसएस जमीन पर काम करता है। मोहन भागवत जी ने जो बात कही उसको एक बार मैं 30 सेकंड में कह दे रहा हूं कि आरक्षण के एम्बिट में आने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हुए तमाम लोग जो इतने सालों के बाद आरक्षण की सुविधा को लेने की स्थिति में भी नहीं है, उनको अतिशीघ्र इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए उनकी क्षमता का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। और पहले भी रिव्यू हुआ है, नहीं रिव्यू होता तो अति पिछड़ा का कंसेप्ट नहीं आता, अति महादलित का कंसेप्ट नहीं आता जी। और बौद्धिक विमर्श और चुनावी गिमिक्स के लिए तो मोहन भागवत जी के इस इंटरव्यू का उपयोग हो सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के बात का एक दूसरा पहलू है। राकेश जी, असर नहीं पड़ा है। जी, राकेश जी, आप जो बात कह रहे हैं उसी का दूसरा पहलू है। फिर तो इसका यह मतलब है कि जो बात कही मोहन भागवत ने, उसको आपके नेता, मतलब बीजेपी के जो नेता हैं या फिर बाकी जो आपके सहयोगी लोग थे वहां पर, वो फिर जनता को नहीं समझा पाए, ये फेलियर है उनके लिए। फिर ये कहिए आप।
मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि जो हाशिए के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके बीच पार्टी का सामाजिक आधार फैले, उस चुनाव का अवसर नहीं होता है। पूरे 5 वर्ष का समय मिलता है अपने सामाजिक आधार को फैलाने का। और मैं कहता हूं कि पार्टी को अपने बलबूते पर सामाजिक आधार लोकतांत्रिक तरीके से फैलाना चाहिए। उसका एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जी। भारतीय जनसंघ के पास एक नेता थे, श्री रामदेव महतो, पटना सिटी से। उनकी अपील पर 50,000 लोग आ जाते थे। वो एक हाशिए पर जाति के नेता थे। क्या ऐसे नेताओं को पार्टी को स्वाभाविक तौर से पैदा करना पड़ेगा? कोऑप्शन के आधार पर राजनीति नहीं हो सकती है। मैं मानता हूं कि सामाजिक आधार को फैलाकर ही कोई पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, तो सामाजिक आधार आप नहीं फैला पाए संबित पात्रा जी। राकेश सिन्हा का जो कहना है, उनकी बात मर्म को अगर हम समझे। नवल जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन चूंकि बीजेपी की तरफ इशारा है राकेश जी का, इसलिए मुझे एक सवाल पूछना पड़ेगा संबित पात्रा जी से। आप सामाजिक आधार नहीं फैला पाए, अब आपके पार्टी के नेता कुछ भी कह ले, संघ को दोषी मान ले या किसी को दोषी मान ले? नहीं, पार्टी का कोई भी नेता संघ को दोषी नहीं मान रहा है। हुकुमदेव नारायण यादव है ना भाई, आपकी पार्टी ने बाद में कहा कि उनके बातों को तोड़ मरोड़ के देखा जा रहा है, और हम पार्टी उस बात से सहमत भी नहीं है। दूसरी बात है, जहां तक सामाजिक आधार का विषय है, देखिए यही पार्टी लोकसभा के चुनाव में कितनी सीट लेकर आई थी। उसका अर्थ होता है कि उस समय हमारा सामाजिक आधार बिल्कुल हुष्ट पुष्ट था। देखिए, बहुत कारणों के कारण से ये हार हुई है। और सामाजिक आधार की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान में एक 2 पार्टियों में से एक पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। संबित पात्रा जी, आप भी राजनीति इतना समझते हैं। बिहार का जो चुनाव है, पूरी बिसात ही जाति के इर्द गिर्द बिछाई जा रही थी। ठीक है, आप महागठबंधन के लोगों को जो भी कह लीजिए कि बिल्कुल जाति के इर्द गिर्द उन्होंने राजनीति की, आप लोगों का भी मसला कुछ वही था। सोशल इंजीनियरिंग आपके पास भी वो चीज भी थी। चाहे आप जीतन राम मांझी को लेकर आए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आए, रामविलास पासवान को लेकर आए, उसके पीछे क्या वजह थी सबको पता है। तो फिर उस वक्त अगर मोहन भागवत ये बयान देते तो ये चूक तो थी ना, फिर गलत था, ये मानिए फिर आप। देखिए, बिहार में चुनाव हो रहा है तो पूरा संसार ठप हो जाएगा और किसी विषय पर कहीं पर विमर्श नहीं होगा, किसी का भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई पत्रिका नहीं छपेगी, ऐसा तो ब्रह्मा जी ने नहीं कहा है। मतलब बिहार में उस विमर्श से कितना भी नुकसान नहीं, देखिए कोई फायर कर जाए, नहीं, विमर्श को गलत तरीके से प्रस्तुत करना ये गलती है। जी, आप लोगों ने इस विमर्श को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, संबित पात्रा कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जीत हमारी हुई है, लेकिन मैं एनडीए के सारी पार्टियों के नेताओं की बातों को सुन रहा था, और जिस तरह बताया जा रहा है कि बिहार में लालू जी और नीतीश जी ने मामले को गलत तरीके से पेश कर दिया, सबसे पहले मैं बड़े विनम्र भाव से कहूंगा कि ऐसी भी पराजय क्या, लोकतंत्र में जीत और हार तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, कभी जीत कभी हार। अब पराजय की दशा में आप इस हद तक मानसिक विषाद का शिकार हो गए हैं कि आपको बिहार की जीत केवल जातिवाद की जीत दिखाई दे रही है। आखिर बिहार की जनता के मैंडेट का आप ऐसा अपमान क्यों कर रहे हैं? आप बिहार में जातिवाद के चलते हारे? अरे बिहार की जनता अनपढ़ और गंवार है क्या कि मोहन भागवत जी ने कहा कुछ और दिया और हमने कुछ समझा और दिया और जनता समझ भी गई? कहीं ऐसा होता है क्या? आपकी हार के बुनियादी कारण रहे आपका अहंकार, आपकी भाषाई भावभंगिमा, आपकी अहंकारी भावभंगिमा, आपकी हवाबाजी, आपकी डिंगबाजी, महंगाई के मोर्चे पर बिहार देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में आपकी अक्षमता, आप रिजर्वेशन के मुद्दे पर लोकलाइज करके बिहार के मैंडेट को अपमानित क्यों कर रहे हैं? अब मैं बिहार की जनता ने जातिवाद के आधार पर मतदान दिया। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र के साथ भी आप एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। नहीं, नवल शर्मा जी, जनता के ऐसा है कि लालू यादव के बयान सबको याद हैं। अब इतनी सहजता से ये बातें तो मत कहिए आप। संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो है अब चुनाव समाप्त हो गया है। कल किसी वोटिंग, एक सेकंड नवल जी, कल किसी वोटिंग को हम इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा विमर्श के स्तर को हमें ऊंचा रखना चाहिए। देखिए, कोई अहंकार नहीं है, आप लोगों को हम बधाई भी देते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि हम बिहार की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं जो वो मोहन भागवत जी की बात को समझ नहीं पाए और हम इस प्रकार से बात कर रहे हैं। मैंने मूर्ख शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अनपढ़ गंवार आपने इस्तेमाल किया। देखिए, दूसरी बात, मेन बात है, जब हम 2014 के लोकसभा चुनाव में जीते थे, यही लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी का क्या कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों को ठग दिया, डेवलपमेंट का नाम लेके उनको ठग दिया। क्या बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं है जो हम जाके उनको ठग देंगे और वो ठग गए और मोदी जी को वोट दे दिया? तो इस लॉजिक को कोई नहीं ठग सकता, ना हम ठग सकते हैं ना वो लोग ठग सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये कह देना कि कोई जनता को ठग दिया, ये जनता के ऊपर उंगली उठाने का विषय है, ऐसा मत कहिए। शकील जी, लेकिन संबित पात्रा अभी भी इस बात को नहीं मान रहे हैं। लेकिन सवाल रहे हैं कि मोहन भागवत जी के तथ्यों की हमने गलत तरीके से व्याख्या की। मोहन भागवत जी का मंतव्य क्या था?
बिहार की जनता समझ रही थी। आरक्षण पर आपके नहीं, अगर देखिए अभी राकेश जी ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा अगर वही बयान आपकी बुरी थी, उसी बयान के कारण आपकी जीत हुई है, तो आप इसको आज टीवी चैनल पे मान लीजिए। शकील अहमद जी जवाब दीजिए, केवल 20 सीट मिलता है, यही वजह थी क्या? अगर मोहन भागवत का बयान नहीं आता तो क्या होता? फिर क्या परिस्थितियां बदल जाती मोहन भागवत का बयान नहीं आता तो? मतलब ये नीतीश जी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, डेवलपमेंट हुआ, ये सब नहीं था। स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी चुनाव को जीतने हारने के कई कारण होते हैं। एक कारण था वो हमारे चुनाव जीतने का नीतीश जी का सफल नेतृत्व और उन्होंने जो मुख्यमंत्री की हैसियत से काम किया। हम तीनों दलों का एक साथ आना, लालू जी का सोशल समीकरण, नीतीश जी की अच्छी छवि, कांग्रेस का उसमें सीमेंटिंग फोर्स की तरह काम करना, नरेंद्र मोदी जी के कामों से पूरे देश के लोगों में निराशा है, परफॉर्मेंस से पूरे 1.5 साल के, उसमें बिहार भी शामिल है, बिहार के लोग भी निराश थे। और मोहन भागवत जी का ये बयान, और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बयान कोई इधर उधर नहीं छपा था। उन संपादक जी से मेरी भेंट हुई है, जो ऑर्गेनाइजर उनका मुख्य पत्र है आरएसएस का, उसके संपादक से इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उस अखबार में छपा है आरएसएस के। और ये सब लोग जानते हैं कि आरएसएस आरक्षण विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दी थी, बहाना कुछ बनाया था, लेकिन राकेश सिन्हा जी जल्दी से छोटा जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। राकेश जी छोटा सा जवाब, मुझे ब्रेक पर जाना है। बीजेपी और आरएसएस जल्दी से राकेश जी छोटा सा। शकील जी मेरा शकील जी जिसका शकील जी संघ कोई 10 साल पुराना संगठन नहीं है। बोल रहा था तो मैं चुप हो गया था। अरे आपके जब मैं बोल रहा था शकील जी मैं चुप हो गया। शकील जी मुझे ब्रेक लेना है सर, मुझे ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। अखिलेश जी ने कहा बोलने के मैं लिए। ब्रेक के बाद आऊंगा शकील जी आपके पास। राकेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए जल्दी से। राकेश जी जल्दी से सर, 15 सेकंड में मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं इतना ही कहूंगा, संघ कोई 10 साल पुराना संगठन नहीं है। मोहन भागवत जी इस देश के लिए नई नहीं है। संघ ने 1981 में प्रस्ताव पारित किया है कि दलितों का और ओबीसी का रिजर्वेशन तब तक जारी रहना चाहिए, और मोहन भागवत जी ने कुछ ही महीने पहले कहा 1000 साल जिन्होंने अत्याचार सहा उनके लिए यदि 100 वर्षों तक आरक्षण। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करता हूँ। राकेश जी मैं आपको मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा। मुझे शकील जी से ब्रेक लेना है सर। राकेश जी मेरी मजबूरी है, माफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। हम फौरन लौटते हैं, देखते रहिए। तो सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी को जो करारी शिकस्त मिली है बिहार में, आखिर उसके क्या मायने मतलब हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में, और क्या बीजेपी इसको लेकर मंथन कर रही है, और उस आत्म मंथन से आखिर क्या निकलेगा? क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई उन बड़बोले नेताओं के खिलाफ होगी जिसकी एक बड़ी कीमत पार्टी ने वहां पर चुकाई है? और सवाल यह भी, आरक्षण को लेकर जिस तरीके का बयान आरएसएस प्रमुख ने दे दिया था, उससे भी क्या नुकसान हुआ है बीजेपी को? यह कहना है दरअसल बीजेपी के एक सांसद का, और जीतन राम मांझी जो सहयोगी हैं बीजेपी के, उनका भी यह मानना है। ऐसे में राकेश सिन्हा जी आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट में, चूंकि आपको कहीं जाना भी है। यह बताइए मुझे, मोहन भागवत जी इतने कद्दावर नेता है, इतने समझदार शख्सियत है, यह तो नहीं हो सकता कि गलती से उन्होंने बयान दे दिया हो। तो क्या उन्होंने जानबूझकर यह बयान दिया था और वो फायर बैक कर गया? देखिए, आपने कहा मोहन भागवत जी कद्दावर नेता हैं और समझदार नेता हैं, लेकिन दूसरों की नासमझी की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। अगर राजनीतिक पार्टियां एक राष्ट्रीय मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दे को सिर्फ वोट के लिए गलत व्याख्या करें, देश में आग लगाने का काम करें, तो हम आग बुझाएंगे। और मैं बता दूं, चुनाव में जीत हार होती है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसके पास बड़ी विरासत है, एक अच्छा नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं की फौज है, पार्टी तो इससे उभर कर आ जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने इसकी गलत व्याख्या की, उन्हें उन्हीं दलितों के बीच में कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यह उद्देश्य एक ही मात्र है संघ का कि आरक्षण का लाभ उन अति पिछड़ों को, उन लोगों को मिले जो 60 साल से सिर्फ सुन रहे हैं कि आरक्षण है, लेकिन आरक्षण क्या होता है उन्हें नहीं मालूम। शकील अहमद जी की स्थिति ऐसा बनाकर रखना चाहते हैं। हाँ। संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। शकील अहमद जी बदलाव चाहते जो राकेश सिन्हा कह रहे हैं, उस बात का अभिप्राय ये निकल रहा है कि आप लोगों ने जानबूझकर मोहन भागवत के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर गलत अर्थों में जनता तक पहुंचाया ताकि आपको उसका फायदा मिले। देखिए, ये बात एक दिन की नहीं है। ये स्थापित सत्य है कि आरएसएस जो संस्था है वो आरक्षण के विरुद्ध है, वो किसी भी तरह के आरक्षण के विरुद्ध है। संस्था पर जिन लोगों का कब्जा है, प्रमाण दीजिए शकील जी का प्रमाण दीजिए, आप बार बार कह रहे हैं। और शकील जी का मैं प्रमाण मांगता हूं। दूसरे प्रमाण दीजिए। दूसरे शकील जी, आप ऐसा बयान दे रहे हैं तो उसका प्रमाण तो दीजिए।
पार्टी बड़ी है बात कर रहे हैं, उनकी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसका भारतीय प्रमाण क्या जनता है? पार्टी भारतीय जनता नहीं, पार्टी ये गलत बात है जो कि आप एक उनकी ऐसा पार्टी आरोप, है, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए आरएसएस उसने पर। मंडल कमीशन लागू करने पर बेचैन क्यों हैं आप? राकेश जी, आप प्रवक्ता हैं आरएसएस के, अपनी बात सुन लीजिए, अपने तर्क से कहिए कि ये तर्क है, हमने फला काम किया है, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, लोगों को बात सुनने दीजिए ना। जो न्यूज प्रमाण मांग रहा हूँ, सुन रहा है, मैं आपसे प्रमाण मांग रहा हूँ। आप चाहते हैं, आरक्षण विरोधी है, इसका एक प्रमाण चाहिए मुझे। आप चाहते हैं, आप संघ का आचरण आरक्षण शकील जी, विरोधी आप एक है, विद्वान संघ आदमी के हैं, प्रमुख एक अनुभवी की भाषा राजनेता हैं, आरक्षण कैसी विरोधी बातें आप है। कर रहे हैं? अभी चुनाव के आप एक प्रमाण तो पहले दीजिए ना। मोहन भागवत जी ने कौन अपने से आरक्षण विरोधी हैं? ऑर्गेनाइजेशन को किस बुला प्रकार करके आरक्षण विरोधी हैं? स्टेटमेंट संघ दिया, का इतिहास तो इंटरव्यू देख दिया लीजिए। कि हम आरक्षण की समीक्षा अरे संघ करेंगे, हम कोई आरक्षण के नवजात विरोधी हैं, शिशु ये नहीं सारे है। लोग जाते हैं। संघ आप 90 साल पुराना संगठन आप है। प्रवक्ता है आरएसएस दलितों के, में, आदिवासियों आप में, प्रवक्ता पिछड़ों में है काम आरएसएस करता है। के, इसलिए कांग्रेस डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब कांग्रेस आपसे का सेवा दल नहीं है में बोल सकते जो हैं, कि टोपी पहनकर कांग्रेस के अध्यक्ष को सैल्यूट करते हैं। आरएसएस के हम जमीन पर काम करते हैं, जमीन पर काम करते हैं, जाकर ट्राइबल बेल्ट देख लीजिए, सेवा भारती का काम देख लीजिए, विद्या भारती का काम है। कितने संगठनों का नाम लूं? शकील जी, यदि वे संगठनों का नाम लेना शुरू कर दो तो 1 घंटे लगेंगे। समय में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत अरे जाती, आपको क्यों तकलीफ तो हो रही है? कहती कि हमको जनता आपको का लाभ हुआ ना? आदेश है बिहार के आपको लाभ हुआ, आप आरक्षण खुशी समाप्त बनाइए। करने के लिए। अरे आपको तो आपने लाभ हुआ। आरक्षण के खिलाफ बयान कितनी दिया, सीटें अधिक मिली? इसलिए आप बता कि अगर दीजिए, बिहार मोहन में भागवत जी के भारतीय बयान से जनता आपको पार्टी कितनी सीटें अधिक जीतेगी, मिली? तो हम जनता जानना कहेंगे चाहती है कि बिहार की जनता जानना का चाहती है कि कांग्रेस को, गठबंधन को कितनी अधिक सीटें मिली। अच्छा चलिए राकेश सिन्हा जी, मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं संबित पात्रा जी के पास जाऊंगा। राकेश सिन्हा जी, मुझे ये बताइए, चलिए आप आरक्षण को नहीं मानते कि एक बड़ी वजह है बीजेपी की हार के पीछे, लेकिन जो बात जीतन राम मांझी ने कही है, उन्होंने कहा है कि जो ये पटाखे छूटने वगैरह वाले बयान दिए गए कि पटाखा पाकिस्तान में छूटेगा अगर महागठबंधन के लोग जीत गए, क्या इसका नुकसान हुआ या नहीं? ये चलिए ईमानदारी से मुझे बताइए। देखिए, मैं एक बात बता देता हूं कि बयानों के आधार पर कोई नुकसान तब तक नहीं होता है कि जब तक कोई बयान देखिए ये आरएसएस के के उस वर्ग को छूले जो समाज को तकलीफ दे। स्पोक्सपर्सन है, या ये आरएसएस एक के प्रवक्ता है समीकरण, राकेश जी, और ये जो दूसरा बोल रहा है उसको डिस्टर्ब करते हैं, और आप एंकर मेरी साहब बात तो आप सुन क्या लीजिए। न्यूट्रल होकर बात कीजिए मेरी ना। बात तो सुन लीजिए। आप आरएसएस के आप प्रवक्ता मेरी से बात तो बुलवा सुन रहे लीजिए। हैं और हमको अपनी बात मैं आपकी बात शकील जी, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझ पर आप उंगली मत उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। संगठन को आरसी क्या है? मैं आ रहा हूँ शकील जी, आप अपनी बात तफसील से रखिएगा। राकेश सिन्हा जी को बात खत्म कर लेने दीजिए। मोदी है आरएसएस, इसमें कहीं शकील जी, मैं आता हूँ आपके पास। नहीं है। शकील जी, होकर बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। शकील जी, आप अपनी बात ही रखिएगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपकी अनुमति हो, एक मिनट अवधि आप शकील जी, इसके पक्ष में जो प्रमाण मांगे जा रहे हैं, मैं वो प्रमाण पेश कर रहा हूँ। हमको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। नहीं वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, आप अपनी बात रखिएगा। मुझे आप खामोश बैठे हुए हैं। शकील अहमद जी, मैं लगातार बोल रहा हूँ, सुनिए तो सब मेरी बात। तो मैं कहाँ खामोश हूँ? 1 मिनट रुक जाइए। मैं भी लगातार बोल रहा हूँ। अरे 1 मिनट सुन लीजिए शकील अहमद जी। तो आप पूरी बात ठीक से। अच्छा चलिए शकील अहमद, राकेश जी बोल लेने दीजिए शकील अहमद जी को, बात खत्म करने दीजिए। राकेश जी, मैं आप ही से गुजारिश करता हूँ 20 सेकंड में बात खत्म करने दीजिए शकील जी को। शकील जी चलिए छोटे में अपनी बात खत्म नहीं कीजिए। है, ये न्यूट्रलिटी नहीं है। शकील जी, अपनी बात छोटे में खत्म कीजिए। कोशिश करते हैं तो क्यों हम लोग सुन क्यों नहीं रहे शकील अहमद जी? मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी बात आप खत्म कीजिए। शकील जी बोलिए। नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से मोहन भागवत जी ने आरएसएस का जो पत्र है ऑर्गेनाइजर, उसको इंटरव्यू दे करके बात की कि हम आरक्षण के विरोधी हैं। आरएसएस के बारे में सारा देश जानता है कि वो आरक्षण के विरोधी हैं। मंडल कमीशन के मामले में बीजेपी ने सरकार गिरा दी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, दूसरे बहाने से आरक्षण लागू करने पर इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया, और ये कहते हैं कि आरक्षण बिहार की जनता को समझ में नहीं आया कि मोहन भागवत जी क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी बात हो गई। मांझी जी ने जो कहा है ठीक किया है। देखिए, नहीं सुन लीजिए, छोटे क्या में असर हुआ। जो रामविलास पासवान जी की पार्टी के समर्थक, जो जीतन राम मांझी जी के पार्टी के समर्थक,
जो कुशवाहा साहब के पार्टी के समर्थक जो सभी आरक्षण के दायरे में आते हैं, उनका सब वोट ट्रांसफर हो गया, उनकी भी हालत बुरी कर दी। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। शकील अहमद जी हो गई सर, आपकी बात हो गई, और भी मेहमान है हमारे साथ, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, तो क्या आप लोग समझा नहीं पाए मोहन भागवत क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, ज्यादा बेहतर समझा दिया शकील अहमद जी ने। देखिए, मैं तो अभी सुन रहा था बड़े ध्यान से। जब जीत होती है तो मैं तो देखिए छोटा हूं उम्र में, फिर भी कहूंगा जब जीत होती है तो चिल्ला चोट नहीं होना चाहिए। ऐसे इतना बड़ा मैंडेट मिला है, खुशी मनानी चाहिए। और चेहरे आपसे ज्यादा चलिए आप ही बोल लीजिए, मेरा भी आप बोल दीजिए। आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, चलिए, इसलिए आप जब बोलिएगा तो मैं आपको हाँ सर, आप बड़े हैं, डिस्टर्ब आदत है। कर दीजिए, बोलने दीजिए। ऐसे नहीं हो सकती है, बोल दीजिए, कौन डिस्टर्ब करेगा? मैं भी अपना समय इन्हीं को देता हूँ, बोलिए। आपको एक्सपोज करने लगता है, बोलिए। तो आप बीच में बोलने लगते हैं। बोलिए तो सर। आपसे ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक मैं बोल सकता हूँ। नहीं, आप बोल सकते हैं, और आप ही बोल रहे थे इतनी देर से। आप बोलिए सर। शकील बोलने दीजिए। शकील अहमद जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। आप ही तब से बोल रहे थे सर, मैंने आपको वक्त दिया था। अब आपको संबित पात्रा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप ही ने डिस्टर्ब मत कीजिए, बोलने दीजिए। नहीं बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, देश भी देख रहा है। इनसे कहिए कि ये डिस्टर्ब इनकी सुनती नहीं है तो टीवी पे ही बोलेंगे ना आप। जनता तो बोलने का मौका देती नहीं है। अरे शकील साहब चुप हो जाइए, आप कितना बोलते हैं, भाषण मत दीजिए टीवी पे। आप चुप रहिए, अच्छा है कि हम ही भाषण दे रहे शकील साहब, दूसरों को भी बोलने तो दीजिए ना। चलिए, आपको चुप रह जाना चाहिए। ठीक है शकील जी, आपकी बात हो गई साहब। इसलिए कि आपकी आदत मतलब है, जनता नहीं सुनती है तो टीवी पे सुनाइएगा क्या? तो आप चलिए, हो गया शकील जी, अब ऐसा मत कीजिए, हमारी बात को डिटेल मत कीजिए प्लीज सर। आप बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। हो गई आपकी बात, हो गई सर। संबित पात्रा जी, आप वादा कीजिए कि उनको आप हो गई आपकी बात, हो गई सर। उनको बोलने ऑर्डर में लाइए पहले आप। वो आज जीते हैं, खुशी से ऐसा हो रहा है। बहुत दिनों बाद खुशी मिली है ना, उस समय में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। हो गया शकील जी, आपकी बात हो गई। संबित पात्रा जी, मैं समझ रहा हूँ, बहुत दिनों बाद खुशी मिलती है तो कई बार काबू में नहीं रहते हैं। मैं उनको बधाई भी देता हूँ, और अगर वो और बोलना चाहें तो मैं बंद हो जाऊंगा, आप बोल सकते हैं। नहीं, सभी लोगों की बात आनी चाहिए, उन्होंने अपनी बात रख दिया। नहीं, देखिए हमारे बड़े हैं, अगर बहुत दिन बाद खुशी मिली है और उत्तेजित हैं तो हम लोग को मौका देना चाहिए। ऐसे हम छोटों का क्या कर्तव्य है? कर्तव्य है कि हम शांत रह के अपने बड़ों को जो उत्तेजित हो गए हैं उनको बिल्कुल स्पेस दे कि वो यहाँ पे जो भी आवाज करना चाहे वो सब करे। 90 के बाद पटाखा छोड़ने को मिला है कांग्रेस को। नहीं, अच्छी बात बिहार है। में देखिए आपने अभी मंथन की बात की, सही बात है। आज हमारा बिहार में मंथन करना चाहिए। और क्या मंथन होगा? देखिए, मंथन जब भी होता है अंत में अमृत निकलता है, लक्ष्मी स्वयं अमृत लेकर प्रकट होती है। तो इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए, मंथन होगा। लेकिन अरुण जेटली ने कह दिया कि हार की सामूहिक जिम्मेदारी, अब क्या मंथन आप कीजिएगा? देखिए, जब सामूहिक जिम्मेदारी मान के आप बैठ ही गए हैं तो फिर मंथन क्या करेंगे आप? नहीं, इसका मतलब सब लोग मिलकर हार गए? नहीं, सब और पार्टी हारी है। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब क्या? हम तो कोई परिवार पार्टी नहीं है ना, हम तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। देखिए, दो ही पार्टी है, एक तो भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट, यही दो कैडर बेस्ड पार्टी है, बाकी तो कोई कैडर बेस्ड पार्टी है नहीं। ऐसे में जब कैडर बेस्ड पार्टी हारती है तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और ये मंथन में सभी हिस्सा लेते हैं, और उसमें से जो भी निकलता है उसको स्वीकार करना है, वही अमृत है हमारे लिए। और जब हार होती है तो शांति से, मैं हमेशा कहता हूं, हार के बाद एकदम तपस्वी मुद्रा में रहना चाहिए। जीत जाते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को या अमित शाह जी को आप जीत का सेहरा नहीं बांधते, फिर कहते हैं सामूहिक जीत है ये? नहीं, जीत जाते तो सामूहिक ही होता। हम सब एक दूसरे को हम पटाखा फोड़ते, मिठाई लड्डू खिलाते। नहीं, लेकिन पटाखा फोड़ते आप कह तो रहे हैं सर, लेकिन ये पटाखा पाकिस्तान में फोड़ने वाला जो आप लोगों ने बयान दे दिया था, उसी पर मेरा एक बार फिर से सवाल है दानिश रिजवान से। दानिश, आपने एक बात कही, आपके नेता ने, जीतन राम मांझी जी ने, कि ये सब बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे। क्या आपको लगता है कि इसकी बड़ी कीमत आप लोगों ने भी चुकाई है? जो बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए गए, सहयोगी दलों ने भी कीमत चुकाई। जी देखिए जो बयान दिए गए उस बयान को किस विपक्ष ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से प्रेजेंट किया ना, उसमें कहीं ना कहीं से उसका नुकसान हमें हुआ। जो पटाखे फोड़ने वाला जो बयान था, उसको लालू प्रसाद यादव जी ने, जो माइनॉरिटीज का जो सीमांचल का जो क्षेत्र था, वहां जाकर उन्होंने दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट किया कि ये आपको पाकिस्तानी बता रहे हैं, ये आपको बांग्लादेशी बता रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं से नुकसान हुआ, इस चीज को मैं मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आरक्षण के बयान को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, और आपकी डिबेट का जो टॉपिक भी यही बना हुआ है कि आरक्षण को लेकर कहीं हुआ, 1962 में आप देखिए संसद भवन में ही प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आरक्षण की समीक्षा की बात करी थी। उस वक्त कहा था कि आरक्षण से क्या हो रहा है। इस गुजरात में पटीदार आंदोलन को लेकर के जब हार्दिक पटेल हंगामा कर रहे थे, तो बिहार में नीतीश जी ने भी कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लालू जी ने भी कहा था कि पटेलों को आरक्षण में रखना है कि नहीं रखना है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए।
कांग्रेस हेडक्वार्टर में वो मनीष तिवारी जी ने भी प्रेस को कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, हार्दिक पटेल की बातों को सुनना चाहिए। लेकिन जब यही बातें मोहन भागवत जी कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया। नवल शर्मा जी, क्या प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में आप लोग भी माहिर हो गए थे बिहार चुनाव में? एक बड़ी लड़ाई है। हाँ, ये आरोप बीजेपी पर लगता रहा था, लेकिन क्या आप लोगों ने कुछ उसकी इसी अंदाज में इसका काट ढूंढ लिया था? नवल शर्मा जी। अखिलेश जी, बड़ा हैरत हो रहा है। आप पूछ रहे हैं कि एनडीए अपने हार की आत्मसमीक्षा करेगी, और मैं देख रहा हूं कि एनडीए अपने हार के कारणों की समीक्षा करने के बजाय उसको अलग तरीके से व्याख्यायित करने का प्रयास कर रही है। अगर मांझी जी के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, पासवान जी के पैर के नीचे और कुशवाहा जी के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, तो सबसे बड़ा कारण यही रहा कि पूरा पिछड़ा समाज और दलित समाज यह जान रहा है बिहार का कि आरएसएस आरक्षण विरोधी है, और आरक्षण विरोधियों की गोद में जाकर ये सारे लोग बैठ गए और अब उसी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं नए तरीके से कि लालू जी ने पेश कर दिया। 2001 में उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी अपना परिचय देते हैं। राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि मैं संघ का सेवक हूं। 2001 में राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में ठीक वैसे ही सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था आरक्षण के रिव्यू के लिए, जिस रिव्यू की बात अभी मोहन भागवत जी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी राकेश सिन्हा जी बोल रहे थे, मैं बस एक लाइन बोलूंगा। राकेश सिन्हा जी ने कहा कि क्या प्रमाण है? अरे सबसे बड़ा प्रमाण तो आपका दर्शन है, आपकी फिलॉसफी है, बंच ऑफ थॉट है, ऑर्गेनाइजर है, कई सारे आपके जो दार्शनिक ग्रंथ हैं। संबित पात्रा जी, कहने का यही मतलब है कि आरएसएस प्रमुख अगर ये बयान बोले तो कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये बीजेपी का स्टैंड नहीं है। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं, अभी मैं नवल भाई को सुन रहा था। नवल भाई ने 2001 के विषय में बात की, बंच ऑफ थॉट के विषय में बात की। बंच ऑफ थॉट तो गुरुजी ने लिखा था कि 17 साल तक हमारे ये मित्र थे, गोद में बैठने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, 17 साल तक ये हमारे साथ थे, बंच ऑफ थॉट तो था, वही सेल्फ में था, उसी लाइब्रेरी में था, वो पढ़ नहीं रहे थे बंच ऑफ थॉट को। और बताइए 2001 में राजनाथ जी ने क्या कहा, आज इनको याद आया? 2001 में अगर रिव्यू करने कहा गया था तो आप क्यों हमारे साथ थे 2001 में? कहे नहीं छोड़ के चले गए? और आज भी वही है। नहीं, वो बंच ऑफ थॉट कहाँ था जब आप हमारे साथ 17 साल से? वो बंच ऑफ थॉट क्यों नहीं पढ़े? दिस इज बंच ऑफ अपॉर्चुनिटी के मुद्दे पर अगर हमने आज तक कभी डेविएट किया हो, आपको एक दृष्टांत पेश करें और मैं आपका 100 दृष्टांत पेश करने के लिए तैयार हूं। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। नवल सर, मतलब क्या? हम आपसे सिंपल सवाल पूछ रहे हैं आरक्षण कि आपने कहा कि आप संघ की और भाजपा की दृष्टिकोण को सदैव जानते थे। 2001 के वाकया को बताया, बंच ऑफ थॉट को बताया। आप तो 17 साल तक हमारे साथ थे, बंच ऑफ थॉट था ना? कई सारे वाकयात हैं। 2001 में था ना उस समय, तो उस समय आपने क्यों नहीं कहा? अगर आपको सब कुछ पता था तो क्यों हम हमारे साथ? शकील अहमद जी, एक सवाल ये भी है जिसका नवल शर्मा जी 2001 में जल्दी खत्म कीजिए। 2001 में राजनाथ सिंह जी की कार्रवाई का हमने समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर कैसे औंधे मुंह गिरे थे संबित जी, आपको भी याद होगा। हमने तब आपकी कार्रवाई का तब भी हम चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिजर्वेशन से आगे। एक मिनट, रिजवान मैं आपके पास बात संबित पात्रा जी मैं आता हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस पर बात हो गई, बहुत बात हो गई। नवल जी, शकील अहमद जी, मेरा एक सवाल है जिसका इशारा शत्रुघ्न सिन्हा ने भी किया। आज वो बोल रहे थे एक बात कि ये जो रणनीतिक चूक है अमित शाह टीम की, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को गांव और कस्बों तक भेज दिया गया प्रचार करने के लिए। जिस तरीके से टीम अमित शाह के बड़े लोग दिल्ली में एक वार्ड तक चले गए थे प्रचार करने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे जैसे लोगों को प्रचार नहीं करने दिया गया। क्या वहां के स्थानीय नेताओं को इग्नोर किया गया? आपको भी ये लगता है? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बिहार में जहां पर आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं और बैगेज क्लेम बेल्ट है, उस बैगेज क्लेम बेल्ट के बगल में ही अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तस्वीर थी और पूरे बिहार में थी, और लोकल लीडर्स के फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन मैं नहीं मानता कि फोटोग्राफ रहते तब भी वो जीत जाते। उनको तो इस लायक नहीं समझा, इसलिए अमित शाह जी ने उनको दरकिनार कर दिया। मगर लगता है कि प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत भी नहीं बताई। प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में पूछते थे, बिजली आई? बिहार में बिजली 20 से 22 घंटे रहती है और प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी देश की। वो पूछते थे बिजली आई, और उनके जो आखिरी कमेंट नहीं समाप्त करेंगे। समय नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, माफी चाहूंगा। डांटने लगेंगे। नहीं, बोलिए। देखिए, ऐसा है
कि एक बहुत बड़ा आक्षेप जो लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गांव-गांव तक चले गए और ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, हार के कारण कई होंगे, मगर हमें गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा मुखिया है। तो उन्होंने एक बात और कही शत्रुघ्न सिन्हा की, अगर प्रधानमंत्री गांव-गांव नहीं जाते तो और बुरी हार होती है आप लोग। देखिए, मैं शत्रुघ्न जी पे कमेंट नहीं करूंगा, मगर हमारे को गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा मुखिया है जो इतना मेहनत कर सकता है और जमीन पर जाकर हर व्यक्ति से विमर्श करने की क्षमता रखता है। आज के आप तीनों पार्टी यहाँ लोग बैठे हैं, सबसे पूछिए ऐसे नेता पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गर्व करेगा या नहीं करेगा। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है, आप गर्व कीजिए, लेकिन आप मंथन से अमृत निकले इसकी उम्मीद हर कोई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।